ऑलराइट क्लास, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका हमारे दूसरे लेक्चर में। जैसे कि हम लोग क्लास 12 की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और हमने स्टार्ट कर दी है। बेसिकली पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप सेकेंड चैप्टर पर आए हैं तो डायरेक्टली। तो क्लास दूसरे चैप्टर की बात करें हम लोग क्लास 12 की, तो ये है हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहले चैप्टर में हम लोगों ने ओवरव्यू पढ़ा था कि व्हाट विल द ओवरव्यू ऑफ रिप्रोडक्शन, ज़रूरी क्यों है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कितने टाइप के होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी पहले चैप्टर में, जो कि सिर्फ एक बेसिक था। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग और एलोबरेटिव वे में पढ़ेंगे। तो दूसरा चैप्टर हमारा है वो है सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए तो शुरू करते हैं। फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। राइट। तो आपने देखा होगा फ्लावर्स, अगर आप लोग बात करें तो आपने इसका काफ़ी अलग अलग जगह पर काफ़ी तरीके से इस्तेमाल किया होगा। हम अपने ह्यूमन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है, हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं हम लोग इससे। देन ग्रीफ एंड द मॉर्निंग, दुख होता है तो भी हम लोग अलग अलग किस्म के फ्लावर उनको भेंट में देते हैं। तो फ्लावर के बहुत सारे कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ भी हैं, और ये हमारी इमोशनल फीलिंग से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे डेली यूजेस में फ्लावर से जो सेंट्स आती हैं और उनसे जो अलग अलग कॉस्मेटिक्स बनते हैं वो भी काफ़ी प्रचलित हैं। अब डाइवर्सिटी देखने जाएं तो द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड द फ्लोरल प्लांट शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन to ensure formation of end product of sexual reproduction, the fruit and the seeds। तो जो अलग अलग आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जो उसका पैटर्न है फ्लावर का, उनके अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स हैं, उसके फ्लावर हैं, उसके अलग अलग टाइप हैं। तो ये सब क्या इंश्योर करते हैं, ये सब इतने डिफरेंट क्यों दिखते हैं हमें, ताकि ये इंश्योर कर सकें कि एट दी एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रहा है, जो एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दैट इज़ द फ्रूट एंड सीड्स, उनकी एश्योरिटी रहे कि वो प्रॉपरली बने। तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले उनको देखेंगे फ्लावर के। तो सी द कोरोला, राइट, दैट इज द पेटल्स, है ना। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कैलिक्स। कैलिक्स मतलब जो ग्रीन पोर्शन है जो कोरोला को होल्ड करके रखता है, दैट इज कैलिक्स। देन वी हैव लीफ एंड द ब्रांच, ठीक है। अब फ्लावर का अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, ये हमारे पास हम लोगों ने एग्जांपल लिया है धतूरा फ्लावर का। सो इन दिस दे आर पेटल्स, देन वी हैव द स्टिग्मा। नाउ द स्टिग्मा, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, स्टिग्मा हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अपर पोर्शन इज स्टिग्मा। देन वी हैव द स्टाइल एंड द ओवरी, इसको हम लोग पिस्टल भी बोलते हैं। पिस्टल क्यों? क्योंकि ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, राइट। सो यहाँ पर मेल भी होना चाहिए। तो ये जो आपको बायलॉब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज स्टेमन विच इज़ द मेल पार्ट। दिस बायलॉब्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथर, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देन वी हैव द फिलामेंट विच होल्ड्स द एंथर, और नीचे जो आपको सॉलिड पोर्शन दिख रहा है, दैट इज ओवरी। अब ओवरी के साइड में यू हैव सेपल्स, द ग्रीन कलर के, राइट। नाउ थैलेमस, थैलेमस क्या है? थैलेमस इज द बेसल पोर्शन ऑफ ओवरी। और पेडिसल, पेडिसल मतलब वो पोर्शन जहाँ से हमारा फ्लावर कनेक्टेड है हमारे ब्रांच से, दैट इज पेडिसल। तो ये क्या था? एक बेसिक स्ट्रक्चर था फ्लावर का। हम लोगों ने फ्लावर लिया था धतूरा फ्लावर। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फ्लावर्स में, फ्लावरिंग फ्लावर्स में क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो हमारा चैप्टर है इट इज़ डेडिकेटेड टू रिप्रोडक्शन। सो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहला हमारा ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। दिस इज एंथर, राइट, दिस इज एंथर एंड द फिलामेंट, ये ट्यूब जैसा है, इसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट का काम है कि वो एंथर को होल्ड करके रखेगा। ये क्या करता है? फिलामेंट एंथर को एक्सपोज करता है ताकि जो पॉलन ग्रेन्स लिबरेट होंगे यहाँ से, वो आसानी से ट्रैवल करके जा सकें और रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर सकें। चलिए अगर हम लोग
एंथर को कट करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, अगर हम लोग एंथर को यहाँ से बीच में से अगर हमने सिंपली अगर हमने इसको यहाँ से कट किया बीच में से, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दूसरा डायग्राम वाइट कलर का, दैट इज़ योर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये अंदर आपको सैक्स दिख रहे हैं, लाइक ये जो खाली खाली जगह दिख रही है उसके अंदर डॉट 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 डॉट्स दिख रहे हैं। ये डॉट्स क्या हैं, ये हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं। पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट है, एंथर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली अगर इनको बाहर आना है तो क्या होगा, एंथर को टूटना होगा, एंथर ब्रेक होगा यहाँ से, ताकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो लिबरेट होकर बाहर निकल सकें और डिस्पर्स हो सकें। यहाँ पर डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये सी द स्मॉल स्मॉल डॉट्स, ये जो बाहर निकल रहे हैं, ये कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि एंथर मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद उसमें यहाँ पर क्रैक्स पड़ते हैं और उस क्रैक्स में से पॉलन ग्रेन्स हमारे बाहर निकल कर आते हैं। तो बात करें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो सबसे पहला स्टेमन। स्टेमन इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसमें क्या क्या आता है, वी हैव फिलामेंट। ओके, तो स्टेमन, तो ये क्या है, ये हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। अब इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है, सो दिस इज़ द स्टेमन। हमको डिवाइड किया है इसको दो पार्ट में, एंथर इट इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और ये फिलामेंट, तो ये क्या करता है, ये बस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वैसे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं हमारे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट की, दैट इज़ एंथर। एंथर क्या होता है और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इनकी, चलिए। तो एंथर की बात करें अगर हम लोग, तो एंथर द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर। तो ये जो हमारा एंड होगा, ठीक है, ये थैलेमस से अटैच होगा। द टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलॉब्ड, तो क्या हमें एक वर्ड मिला है बायलॉब्ड, विद ईच लोब हैविंग टू थेका, दैट इज दे आर डाइथेकस। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, अभी हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ेंगे, चलिए। सो द एंथर इज फोर साइडेड, दैट इज tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe, ठीक है। तो हमारे पास कॉर्नर्स में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा हर एक लोब में। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर इनटू pollen sac. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. तो पूरे जो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो थैकस है, ठीक है, उसके अंदर पूरा कॉम्पैक्टली पैक्ड है हमारे पॉलन ग्रेन सी, ठीक है। तो ये वही बोल रहे हैं। चलिए, दो हमारे पास वर्ड हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। अब वो वर्ड कौन से हैं, पहला तो वर्ड है हमारा भाई बायलॉब, राइट, दूसरा है हमारा डाइथेकस, ठीक है, और है फिर टेट्रागोनल। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, सबसे पहले सो दिस इज़ वॉट एंथर लुक लाइक। तो ये हमारे लोब्स हैं, ये पहला लोब है, दूसरा लोब है। अगर हम इसको कट करेंगे, ठीक है, सेंटर से, तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा हमको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अब ईच लोब हैव टू थेका, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया जो हमने वर्ड पढ़ा था बायलॉब्ड, सो बाय मीन्स टू, तो ये हो गए दो। ये लोब जैसा दिख रहा है, इट इज़, इसको लोब कहते हैं। चलिए, अंदर है हमारे पास ईच लोब इज डाइथेकस। डाइथेकस मीन डाई मीन्स टू, ठीक है, दो, एक और दो। थेका मीन्स सैक जैसा, ठीक है, ऐसा बैग जैसा है ये हमारा, राइट। सो हमारे पास कुल 1 2 3 एंड 4, सो इट इज़ टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ये। सो ये हमारे टर्म्स क्लियर हो गए, बायलॉब्ड, डाइथेकस और टेट्रागोनल। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या फंक्शन हो रहे हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा तो माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर हम लोग अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके स्ट्रक्चर में कितने लेयर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं उनके, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इट अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। वो कैसा अपीयर होगा हमें, सर्कल जैसा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्कुलर आउटलाइन, ये रही यहाँ पे,
राइट। तो ये सर्कुलर डायफ्राम जैसे अपीयर होगा। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स, ठीक है। तो 4 वॉल लेयर सराउंडेड होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। सी द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड द टेप्टम। तो ये क्या है हमारी, दीज आर द 4 वॉल लेयर्स। इनके फंक्शंस की बात करें तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये क्या है हमारे, दे आर नोन एज दी आउटर लेयर। क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे आउटर लेयर, राइट। सो आउटर लेयर से हमने बात की थी, तो आप आउटर लेयर का फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन ऑफ आउटर लेयर इज आउटर लेयर का फंक्शन, तो फंक्शन क्या बोल रहा है आउटर लेयर के, तो आउटर लेयर का फंक्शन होगा प्रोटेक्शन, सबसे पहला काम, क्योंकि बाहर की लेयर हैं तो क्या मेनली करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगी। इसके अलावा दे हेल्प इन डाइसेंस ऑफ द एंथर। डाइसेंस मीन्स यहाँ पर आपको इमेज पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन इमेज है एंथर की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है ये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंथर के बीच में क्रैक पड़ रहे हैं, है ना। तो जब एंथर मैच्योर होता है, उसके मैच्योरेशन के बाद उसमें क्रैक पड़ते हैं, ताकि इन क्रैक में से जो स्मॉल स्मॉल पॉलन ग्रेन्स हैं वो बाहर लिबरेट होकर आ सकें। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डेहिसेंस ऑफ द एंथर। तो डेहिसेंस और प्रोटेक्शन ये कौन करेगा, हमारे आउटर लेयर जो कि हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। अब बात करते हैं मेन लेयर की, इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं टेप्टम, ठीक है। अब ये टेप्टम जो है, टेप्टम क्या करेगा, इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ऑब्वियसली ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो अंदर जो हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं या फिर जो आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा हमारा टेप्टम, ठीक है। टेप्टम क्या होता है, टेप्टम इट इज़ अ सेल विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म मीन्स इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, and it have generally more than one nucleus. Why? Because it have a main function to nourish the pollen grains, ठीक है। Now the young anther has the sporogenous tissue which occupies the center of each microsporangium. यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है आपको, this is a sporogenous tissue, the innermost, ठीक है। ये क्या कर रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर ऑक्यूपाई कर रहा है। ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो अगर ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया हमारा, ठीक है, ये सैक हो गए हमारे, तो उसका जो सेंटर मोस्ट में है वहाँ पर क्या है, हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है। ये क्या करता है स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू हैव द स्पेशलाइज्ड स्पोरोजेनस सेल, और इन्हीं स्पोरोजेनस सेल में से माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होते हैं, जिनसे अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और एट दी एंड पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये वही टिश्यूज़ हैं जो कि पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। सो ये तो था हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में या फिर मेल गैमेटोफाइट के बारे में। अब इसकी जो प्रोसेस है, राइट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस की हेल्प से, मियोसिस के द्वारा जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहाँ से आए, तो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि स्पोरोजेनस टिश्यू इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग रेज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 हमारे पास सेल्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर सेल्स होंगे, ठीक है। तो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ में से माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है। अब इन्हीं माइक्रोस्पोर टेट्राड में से फर्दर मियोसिस होगा और क्या डेवलप होगा, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ईच वन एज अ पोटेंशियल पॉलन, मतलब कि माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो ईच सेल्स होंगे दे हैव अ पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। चलिए नाउ
As the anther mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. तो मैचुरेशन के बाद जब एंथर डिहाइड्रेट हो जाएंगे, वाटर लॉस हो जाएगा इनमें से, तो जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, छूट जाएंगे और पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में वो आगे ट्रैवल करेंगे और आगे के प्रोसेस जो होगा उसको कंटिन्यू करेंगे. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो ये हमारा माइक्रोस्पोरोसाइट है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के नाम से पढ़ा. फिर इसमें मियोसिस हुआ और यहाँ पर हमें क्या मिला, ये हमारा है माइक्रोस्पोर डायड. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोर डायड. फिर फर्दर मियोसिस हुआ, मियोसिस 2, और हमें क्या मिला, टेट्राड मिला. तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, राइट. फिर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड ने डिफरेंट माइक्रोस्पोर्स रिलीज़ किए. अब आप खुद सोचिए ऐसे कितने सारे टेट्राड बन रहे होंगे, कितने सारे माइक्रोस्पोर रिलीज हो रहे होंगे. इसलिए जो पॉलन ग्रेन्स का अमाउंट होता है वो काफ़ी एनॉर्मस होता है. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है. ये फर्दर मैच्योर होगा, इट विल फॉर्म यूनिसेलुलर पॉलन. इसमें माइटोसिस होगा, वो बायसेलुलर पॉलन डेवलप करेगा, अगेन ट्राइसेलुलर पॉलन ग्रेन्स. तो एक मैच्योर पॉलन की बात करें तो इट हैव 2 and 1, दैट इज 3 सेल, ठीक है. अ मैच्योर पॉलन विल हैव 3 सेल. अब ये सेम डायग्राम इन्होंने यहाँ पर भी वही रिप्रेजेंट किया है. सो ये पॉलन ग्रेन, फिर डायड, फिर ये टेट्राड, राइट. ये हमें फ्री माइक्रोस्पोर्स मिले, फिर ये हमें यूनिसेलुलर पॉलन मिला था, फिर ये बायसेलुलर पॉलन मिला, ठीक है. ये हमें ट्राइसेलुलर पॉलन मिला और फिर मैच्योरेशन के बाद हमें कुछ जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से मिलता है. सो दिस इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन. क्लियर. अब यहाँ पर बात करें तो जो 3 सेल्स जो थे वो बेसिकली हैं क्या, तो सपोज इफ दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है. तो यहाँ पर ये है एक सेल, तो हमने बात की थी ऐसे टोटल 3 सेल होते हैं, बाकी के 2 सेल ये रहे, ठीक है. तो अब ये जो 2 सेल हैं ये क्या है हमारे, ये हमारे स्पर्म सेल हैं, या फिर हम इनको क्या बोलेंगे, दे आर अवर मेल गैमेट, दे आर द मेल गैमीट्स, ठीक है. और जो रिमेनिंग हमारा था, दिस इज माय वेजिटेटिव सेल. तो ऑब्वियसली इनके फंक्शन होंगे, यस. मेल गैमेट का फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली इसका फंक्शन होगा रिप्रोड्यूस करना. रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, ये जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करेगा और जाइगोट फॉर्म करेगा, ठीक है. तो जाइगोट का फॉर्मेशन जो होगा वो कौन करेगा, मेल गैमीट करेगा. और वेजिटेटिव सेल हमारा ये क्या करेगा, ये एंश्योर करेगा कि जो स्पर्म सेल हो रहे हैं वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उनकी एंश्योरिटी रखना कि वो प्रॉपर्ली डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, वो काम होगा हमारे वेजिटेटिव सेल का. सो आई होप ये जो 3 सेल स्ट्रक्चर है हमारा पॉलन का वो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करेंगे पॉलन ग्रेन्स की, ठीक है. तो पॉलन ग्रेन्स हैं क्या, तो ये आर द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट हैं हमारे ये. सो दे आर स्फेरिकल इन structure, in shape, and they measure about 25 to 50 micrometer in diameter. They have a prominent 2-layered wall. The hard outer layer called exine is made up of sporopollenin, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. The outer layer is known as sporopollenin. क्यों, because it is the most resistant organic material known, right. It can withstand high temperature and strong acid. Why? The very basic question कि क्यों ऐसा. अगर मेरे पास पॉलन ग्रेन है, उसमें ऐसी कोई लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हमने एक्साइन बोला, ठीक है. अब ये एक्साइन जो है वो बहुत हार्ड लेयर है, ठीक है. इसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता. क्यों, ये क्या कर रहा है, अंदर के जो हमारे मेल गैमेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट. क्यों, क्योंकि अगर एनवायरमेंटल चेंजेस आए, ठीक है, इफ़ एनवायरमेंटल चेंजेस कम, तो ये आसानी से विथस्टैंड कर सके, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पॉलन ग्रेन एक्साइन इज प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर
स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, ठीक है। एक ऐसी पर्टिकुलर जगह होगी जिसको हम लोग जर्म पोर कहेंगे, वहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा। वो क्यों एब्सेंट होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, ठीक है। तो दो लेयर थी हमारे पास, पहली एक्साइन, दूसरी इंटाइन। इंटाइन इज थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, तो ये बनी होगी सेलुलोज और पैक्टिन से। When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell. The vegetative cell is bigger and has abundant food reserve, ठीक है, तभी तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा। And irregularly shaped nucleus, वहीं पर जनरेटिव सेल तो इट इज़ स्मॉल एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इन सम स्पीशीज़, यहाँ पर ये मिसिंग है शायद वर्ड, तो ये शायद इमेज ने उसको ढक लिया है। तो ये क्या बोल रहा है, इन सम स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस टू मेल सेल। तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था ना कि 3 सेल स्ट्रक्चर, ये वही बोल रहा है। चलिए अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ पॉलन ग्रेन। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉलन ग्रेन। 2 लेयर होती है हमारे पास, ये हमारी इनर लेयर है, ये हमारी आउटर लेयर है। क्लियर। Now we have 2 cell, the vegetative cell and the generative cell। तो ये पहली इमेज है, दूसरी इमेज भी होगी ऐसी ही। ठीक है, इसका डिवीजन कर देते हैं। वेजिटेटिव सेल हो गया और यहाँ पर डिवीजन हो चुका है जनरेटिव सेल का माइटोटिकली, और 2 उसने मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर दिए हैं। चलिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा, ठीक है। इसको क्या बोला उसने कि दिस इज नोन एज जर्म पोर, ठीक है। जर्म पोर देखो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है किसका, तो जर्मिनेटिव पोर का। जर्मिनेटिव पोर, पोर मतलब भाई एक तरह से खाली गैप, ठीक है, छेद। तो जर्मिनेटिव छेद मतलब यहाँ से कुछ जर्मिनेट हो रहा होगा। यस, तो यहाँ से क्या जर्मिनेट होता है, यहाँ से जर्मिनेट होता है ट्यूब, राइट, दैट इज द पॉलन ट्यूब। क्यों, ये जो मेल गैमेट्स बने हैं, ठीक है, उनको पाथ प्रोवाइड करता है ये, ताकि ट्रैवल करें और ट्रैवल करके जाकर एग सेल से फ्यूज़ कर सकें। क्लियर। तो ये फंक्शन है हमारे जर्म पोर का। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये हमारा वेजिटेटिव सेल, ठीक है, ये हमारा जनरेटिव सेल, जो कि कुछ स्पीशीज़ में इसका डिवीजन हो जाता है और ये 2 मेल गैमेट्स फॉर्म करता है। सो द आउटर लेयर हम लोग पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में, एक्साइन, एंड द इनर लेयर विच इज इंटाइन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलन ग्रेन। ओके, सो हियर इज अ डायग्राम। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे अलग अलग शेप के पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्लावर, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लावर। दीज फ्लावर्स हैव देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब नाउ कि जो आपको येलो येलो पोर्शन दिख रहा है ना, येलो येलो चीज़ें, ये कुछ नहीं है, ये आपकी पॉलन ग्रेन्स हैं। इसको सिंपली अगर आप डस्ट करेंगे स्लाइड के ऊपर और उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, ठीक है, तो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है, उसका हेड पोर्शन और ये उसकी ट्यूब, ठीक है, और इसके अंदर हमारे गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सम सीरियल एज व्हीट द राइस पॉलन ग्रेन loses its viability within 30 minutes, whereas in some plant member like Rosaceae and Solanaceae, the viability of pollen grains remain for month. Now what is viability? Viability मतलब वो टाइम पीरियड जब pollen grain can fuse with egg to produce zygote, उसकी फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वायबिलिटी क्या है, उसकी फर्टिलिटी पीरियड। तो कुछ कुछ पॉलन ग्रेन्स दे हैव द फर्टिलिटी पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, और कुछ प्लांट मेंबर्स में जैसे कि रोजेशिए फैमिली में पॉलन ग्रेन्स मंथ तक वायबल होते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ व्हेन द वंस पॉलन ग्रेन आर शेड, पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। सो वेयर दे हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग आउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो वायबिलिटी वो आएंगे, फर्टिलाइजेशन मतलब कि क्या होगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा और उसमें से फिर मेल गैमेट रिलीज होंगे।
द पीरियड फॉर विच pollen grains remain viable is highly variable to some extent depends upon prevailing temperature and humidity. तो यहाँ पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रोल प्ले करेगी किसमें, वाइबिलिटी पीरियड में, ठीक है. Now the pollen grains of large number of species is stored in a liquid nitrogen at 190 degrees Celsius for year. Now such pollen grains can be used as pollen bank similar to seed bank in the crop breeding program. ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेसिकली अ लिक्विड नाइट्रोजन. लेट मी चेंज द कलर. सो इट इज़ लिक्विड नाइट्रोजन. ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं ताकि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ कर सकें. राइट, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम क्यों करते हैं हम लोग क्रॉप की फर्टिलिटी बढ़ानी हो, ठीक है, उसकी रिचमेंट क्वालिटी बढ़ानी हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना हो, कुछ भी हो सकता है. राइट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन शॉर्ट. सो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम क्या होंगे, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होंगे. और इस प्रोसेस के लिए हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में एट 190 डिग्री सेल्सियस. क्लियर, लेट्स मूव फर्दर. तो अब बारी आती है पिस्टल की. राइट, सो पिस्टल इट इज़ बेसिकली द फीमेल पार्ट, है ना. तो जैसे हम लोगों ने मेल पार्ट ख़त्म किया, अब बारी आती है फीमेल पार्ट की. तो पिस्टल में भी हम लोगों ने डिवीज़न किया है 3 पार्ट में. क्या वो पार्ट है, सो पहला है स्टिग्मा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जिसके बारे में. देन वी हैव स्टाइल एंड देन ओवरी. तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे. स्टिग्मा, तो स्टिग्मा क्या है, इट इज़ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन. ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन हमारा आएगा यहाँ से ट्रैवल करके, ठीक है, तो ये यहाँ पर लैंड करेगा. तो ये पोर्शन क्या है, दिस इज स्टिग्मा. क्लियर, चलो स्टाइल की बात करते हैं. स्टाइल्स इज अ इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बिनीथ द स्टिग्मा. स्टिग्मा के जस्ट नीचे इलोंगेटेड पार्ट जो है ये क्या है, हमारा स्टाइल. ठीक है, सो दिस इज स्टाइल. चलिए ओवरी की बात करते हैं. तो ओवरी क्या है, इट्स अ बल्ज पार्ट. बल्ज मीन्स स्वॉलन पार्ट. ठीक है, सो दिस पोर्शन विच यू कैन सी हेयर और हेयर, इट इज़ माई ओवरी. ठीक है, सो ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए किसके, फीमेल गैमेटोफाइट के. चलिए, और द फीमेल गैमेटोफाइट इट इज़ नोन एज ओव्यूल. ठीक है, याद रखना इसको. नाउ टाइप ऑफ गाइनोशियम. ठीक है, अब बात करते हैं भाई, क्या एक ही तरह का फ्लावर होगा. सी, फ्लावर की बहुत सारी वैरायटीज़ होंगे. ठीक है, अब इनमें जो पोजीशन होती है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने डिवीज़न किया है फ्लावर का 2 बेसिस पे. वैसे बहुत सारे बेसिस पे किया है, लेकिन अभी हम लोग एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू 2 पे फोकस करेंगे. पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरी पोजीशन, कि ओवरी का पोजीशन किस तरफ है. ठीक है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है. दूसरा हम लोगों ने किया है कि जो कार्पल्स हैं हमारे, ठीक है, कार्पल्स 1 हैं, 2 हैं, फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं. चलिए, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरी पोजीशन. तो इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है हाइपोगाइनस, फिर है पैरीगाइनस और फिर एपिगाइनस. सो हाइपोगाइनस क्या बोल रहा है, हाइपोगाइनस मीन्स ओवरी इज सुपीरियर. ठीक है, हाइपो. सो इफ सेपल एंड पेटल एंड द स्टेमन आर अटैच्ड टू द रिसेप्टिकल बिलो द ओवरी. तो ये हमारी ओवरी है. एंथर, सेपल, पेटल, दीज आर अटैच्ड बिलो द ओवरी. ओवरी के नीचे अटैच्ड हैं. तो ओवरी कैसे हुई, सुपीरियर हुई. नाउ दिस flower is known as hypogynous flower. Second, perigynous. So if sepal, petal and stamen are fused at the base to form a cup-shaped structure. Perigynous means cup-shaped structure. The ovary in this case is still superior. ठीक है, ओवरी जो होगी वो अभी भी सुपीरियर ही रहेगी. ठीक है, पेरीगाइनस में कैसे सुपीरियर रहेगी, तो देखिए यहाँ पर जो अटैच्ड हो रहे हैं, जो अल्टीमेटम है, ठीक है, वो तो यहाँ पे ओरिजिन कर रहा है. ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि सेपल्स और पेटल्स
ठीक है, और जो स्टेमन्स हैं वो इस तरह से फ्यूज़ हैं कि उन्होंने एक कप शेप बना रखा है। तो देखिए यहाँ पर कप शेप कैसे बन रहा है। तो ये आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, दिस इज अ कप शेप्ड पोर्शन, राइट। सो द फ्लावर, दीज काइंड ऑफ फ्लावर विल बी नोन एज पेरीगाइनस फ्लावर। फिर एपिगाइनस की बात करते हैं। सो एपिगाइनस में सी, जो यहाँ पर ये जो अटैच्ड हो रहे हैं, है ना, ओरिजिनेट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरी जो है वो मेरी इन्फीरियर है। दीज काइंड ऑफ फ्लावर इज नोन एज एपिगाइनस फ्लावर। सो आई होप आपको ओवरी पोजीशन में जो हमने क्लासिफिकेशन किया है फ्लावर का वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कार्पल की, ठीक है। तो कार्पल बेसिकली एक कार्पल हैं, एक से ज़्यादा कार्पल हैं, फ्यूज्ड हैं या फ्यूज नहीं हैं, उस बेसिस पे भी हम लोगों ने डिवीजन किया है फ्लावर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मोनोकार्पस। तो मोनोकार्पस क्या बोल रहा है कि इफ अ gynoecium हैज़ अ सिंगल कार्पल, ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, कार्पस इज फॉर कार्पल, सो इफ देर इज अ सिंगल कार्पल देन इट इज मोनोकार्पस। एपोकार्पस मीन्स इफ इट हैव अ मल्टीपल कार्पल बट दे आर फ्री, दैट इज दे आर अनफ्यूज्ड। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये एक कार्पल, ये दूसरा कार्पल, ये फ्यूज नहीं है, ये फ्री है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारा एपोकार्पस का। Then we have the syncarpus, that means multiple carpels, see two carpel and they are fused, ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको fused हैं ये, right। So these are the example of syncarpus flower। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन फ्लावर का on the basis of ovary position and the carpels। Now let us move further। अब हम लोग पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। So ovary, it contains ovules which develop into seed upon fertilization। तो पहली साइड में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन हो रहा होता है फ्लावर में ताकि सीड और फ्रूट फॉर्मेशन हो सके। वो क्या है, एंड प्रोडक्ट हैं हमारे फर्टिलाइजेशन के। नाउ द ओवरी इटसेल्फ विल मैच्योर इनटू अ फ्रूट, राइट। सो ओवरी मैच्योर होगी किसमें, फ्रूट में, ईदर ड्राई और फ्लैशी। नाउ इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, दैट इज लोक्यूल, ठीक है। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, लोक्यूल प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। अब इसी ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा सेम फंक्शन, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, किसको, ओव्यूल्स को, ठीक है, या फिर मेगास्पोरेंजिया को, राइट। वहाँ पर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया था, यहाँ पर हमारे पास मेगास्पोरेंजिया है, दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। Now the number of ovules in an ovary, it may be one, like in wheat, paddy, mango, or many, such as papaya and watermelon, ठीक है। तो ovules means seed basically, ठीक है। तो seeds it may be one to many, it depends on the number of ovary present, ठीक है। चलिए, सो ये तो बात हुई हमारे फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है, ओवरी की। नाउ दी मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, या फिर ओव्यूल। अब हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ओव्यूल बेसिकली है क्या, तो ओव्यूल इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा बाय द मीन्स ऑफ स्टॉल्क कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। तो ओव्यूल क्या है, एक स्ट्रक्चर है, इट इज़ यू कैन सिंपली से इट्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि प्लेसेंटा से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फ्यूनिकल। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल एट द रीजन कॉल्ड हाइलम, ठीक है। तो हाइलम इज बेसिकली वेयर द फ्यूनिकल फ्यूजेस विद द ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्यूनिकल रीजन है हमारे पास, ठीक है, जो फ्यूनिकल है वो जो फ्यूज़ कर रहा है हमारे ओव्यूल से, ये पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन विल बी नोन एज द हाइलम। नाउ द ईच ओव्यूल हैज़ वन टू मोर, तो ये आपको ये लेयर्स दिख रहे हैं, so they are the protective layer, they have one or more than one layer, these layer are known as integuments, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, integuments। now the integuments encircle the nucleus except at a tip where a small opening is called micropyle, so this region it is a micropylar region, ठीक है, एक हमारा small opening है। now you were very aware कि ये opening क्यों present है, ठीक है। तो ये ओपनिंग प्रेजेंट है किस लिए, क्योंकि ये फैसिलिटेट करेगा
पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगा तभी तो वो फ्यूज़ कर पाएगा हमारे एग सेल से, राइट। चलिए, द अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड इज अ चैलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. सो चैलेजा, इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल. Enclosed within the integuments is a mass of cell called the nucleus, have the abundant reserve food material. ठीक है, तो न्यूक्लियस ये पोर्शन, इट हैव abundant फूड रिजर्व, ताकि ये कंटिन्यूसली हमारे एग सेल को, या फिर अगर हम लोग बोलें सिंपली ओव्यूल को, ये क्या कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके. ठीक है, जो हमारा ओवेरियन सैक है उसको. इन द न्यूक्लियस इज़ द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट. तो इसको हाईलाइट करेंगे हम लोग रेड से. तो फीमेल गैमेटोफाइट ये रहा. ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट. चलिए, तो बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट इट कंटेन एग सेल एंड डिफरेंट अदर सेल्स, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो होप दीज थिंग्स आर गेटिंग क्लियर्ड एज वी आर मूविंग फर्दर. तो मेगास्पोरोजेनेसिस, सो इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स. वहाँ पर माइक्रोस्पोर था मेल के जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब. अब यहाँ पर हैं मेगास्पोर्स. फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. सो ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट इनटू सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस. नाउ दिस MMC, तो यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल होगा उसमें क्या होगा, फर्दर म्योसिस होगा जिससे 4 मेगास्पोर डेवलप होंगे. Now in majority of flowering plants only one megaspore is functional while the other 3 degenerate. तो यहाँ पर एक अलग चीज़ देखने को मिली हमें. ठीक है, अलग चीज़ क्या है भाई, यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स बन रहे थे, क्लियर. लेकिन मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो कि फंक्शनल मेगास्पोर होगा वही डेवलप होगा, बाकी 3 क्या करेंगे, डीजनरेट हो जाएंगे. ठीक है, नाउ ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट. क्यों, बाकी 3 तो डीजनरेट हो गए. और दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. तो इसको अगर हम लोग क्लियरली पढ़ें कि ये बोल क्या रहा है, तो से फॉर एग्जांपल मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, सेम मेगास्पोर डायड, फिर मेगास्पोर टेट्राड, है ना. अब जब मेगास्पोर टेट्राड बना तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि 3 जो मेगास्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, वो डीजेनरेट हो जाएंगे. ठीक है, दे विल डीजेनरेट, दे विल डिग्रेड, राइट. जो सिर्फ एक फीमेल गैमेटोफाइट होगा या फिर एक मेगास्पोर होगा, सॉरी, वो डेवलप होगा और वो फॉर्म करेगा हमारा फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट सिर्फ एक ही मेगास्पोर से हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मोनो मीन्स एक, ठीक है, एक सिंगल मेगास्पोर से ही पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है. क्लियर. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड दी मेगास्पोरोजेनेसिस. नाउ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन. तो एम्ब्रियो जो हमारा मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है उसका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है. सो द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो वो जो हमारे पास एक सेल था, अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा जिससे कि 2 सेल बनेंगे और वो दोनों अलग अलग अपोजिट पोल्स पर ट्रैवल करके चले जाएंगे. चलिए नेक्स्ट, 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stages of the embryo sac. राइट, तो हुआ क्या है यहाँ पर भाई, माइटोसिस हुआ. ठीक है, अब माइटोसिस 1 होगा और फिर माइटोसिस 2 होगा. तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने, वी हैव 8
न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आया वो कहाँ से आया? इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है ये, दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि द न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर डिवाइड हुआ तुरंत सेल वॉल बन गया। ठीक है, दे आर फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, चलिए आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन। ठीक है, तो जब 8 के 8 न्यूक्लिएट स्टेज डेवलप हो जाएगा फिर सेल वॉल डेवलप होगा, फॉर्म होगा, एंड इट विल फॉर्म अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और सिंपली एम्ब्रियो सैक। नाउ द 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट अ माइक्रोपाइलर एंड द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एग एपरेटस। ठीक है, तो 3 सेल हमारे पास एक माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट होंगे, उनको बोलेंगे हम लोग एग एपरेटस। और एग एपरेटस क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 साइनरगिड एंड 1 एग सेल। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ अ माइक्रोपाइल रीजन, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, फ्यूनिकल ये गैप है यहाँ पर, ये हमारा लास्ट हमने डिस्कस किया था, फ्यूनिकल था ये। ठीक है, ये हाइलम पोर्शन था, दिस वाज हाइलम। सो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको माइक्रोपाइल रीजन के पास, दिस इज़ नोन एज दी एग एपरेटस। ठीक है, एग एपरेटस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एग सेल प्रेजेंट होगा, तो इट हैव द एग सेल along with 2 साइनरगिड। तो ये हमारे साइनरगिड्स हैं, राइट, एंड here we have the egg cell completely, it is known as egg apparatus. Clear? Now special unicellular thickening at the micropylar tip called the fuliform apparatus which play important role in guiding the pollen tube at the साइनरगेट। तो हमारे पास एक थिकनिंग होगी। ठीक है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है, सेल्स थिक हो जाते हैं जिससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें अपेयर होता है, दैट इज़ नोन एज फ्यूलिफॉर्म अपरेटस। वो क्या करेगा? वो पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा फ्यूजन के लिए। ठीक है, द 3 सेल्स एट द चैलेजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल। तो हम लोगों ने जब डायग्राम ड्रॉ किया था तो यहाँ पर एग अपरेटस था। अब चैलेजल एंड, ये हमारा कौन सा एंड था? ये चैलेजल एंड था। यहाँ पर 3 सेल प्रेजेंट हैं, दे आर दी एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे एंटीपोडल सेल हैं। अब एंटीपोडल सेल का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू एग सेल बिकॉज इट कंटेन हाई लिपिड कंसंट्रेशन। तो इनके पास, एंटीपोडल सेल के पास लिपिड कंसंट्रेशन काफ़ी होगा और इनका काम होगा कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें किसे? एग सेल को। तो हेयर वी हैव दी एग सेल। क्लियर? चलिए, a typical angiosperm embryo sac at maturity it have 8 nucleate and 7 celled stage। तो हमारे पास एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करें तो इट हैव 8 nucleate and 7 celled stage। ओके, सो here class, here it is represented the megasporogenesis। ठीक है, तो कैसे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, सो यहाँ पर हमारे पास म्योसिस हुआ, म्योसिस होकर हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल बने, आपको याद होगा 4 मेगास्पोर्स। अब यहाँ पर हुआ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्यों? क्योंकि 3 सेल डिजेनरेट हो गए। ये एक सेल था, इसमें माइटोसिस हुआ। ठीक है, टेट्राड, तो 3 टाइम टोटल माइटोसिस के बाद हम लोगों को 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिला। यहाँ पर 2 पोलर सेल्स हैं, राइट, देन वी हैव दिस दी एग सेल, ये 2 हमारे साइनरगिड्स हैं और ये 3 हमारे एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो अगर हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें या फिर अगर हम लोग बात करें सिर्फ गैमेट्स की, ठीक है, तो ये हमारा एग सेल विच इज़ वेरी क्रूशियल, और ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई। तो आपको याद होगा दैट इन पॉलन ग्रेन्स वी हैव 3 सेल्स, राइट, जिसमें कि 2 मेल गैमेट होते हैं। अब उसमें एक मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा एग सेल से और वो फॉर्म करेगा जाइगोट। ठीक है, और दूसरा फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्लियाई से और वो फॉर्म करेगा एक ट्रिप्लॉइड, PEN। वो हम लोग हमारे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो गैमेट्स मतलब क्या हो रहा है कि जो फ्यूजन करने वाले हैं, ऐसे सेल्स जो फ्यूजन करेंगे।
तो हम मेरे पास दो सेल्स हैं, एक तो पोलार न्यूक्लियाई और दूसरा एग सेल जो आगे जाके फ्यूजन करेगा और उनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर अलग रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ ओनली गैमेट रिप्रेजेंट किए हैं। अब यहाँ पर क्लास ध्यान देंगे आप, तो मेगास्पोरोजेनेसिस आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेगा गैमेटोजेनेसिस। देखो मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होगा, इन्होंने सिंपली डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। मेगास्पोरोजेनेसिस में बोला है कि जब मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगे, ठीक है, तब हो गया हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट। मतलब कि जब मियोसिस वाला हमारा फॉर्मेशन हो रहा था, ये वाला पार्ट, ठीक है। मेगा गैमेटोजेनेसिस किसको बोला है, जब हमारा एग सेल फॉर्म हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है उसमें, ठीक है। तो इसने फर्दर डिवाइड कर दिया है इसको दो पार्ट में, मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर नहीं बनता। देखिए यहाँ पर 4 न्यूक्लिएट बन रहा है, यहाँ पे 16 न्यूक्लिएट बन रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर वापस 4 न्यूक्लिएट बन रहा है, राइट। सो यहाँ पर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर बायोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रहा है। सी दो जो हमारे पास स्पोर्स हैं, मेगा स्पोर्स हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर टेट्रास्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, है ना। सो इन सब अलग अलग जो हमारे मेगा स्पोर्स हैं उनका डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिससे हमें अलग अलग वैराइटीज़ मिलती हैं, राइट। वी हैव डिफरेंट फ्रूट्स विच आर वी कैन से मल्टीपल ओव्यूल्स, ठीक है। तो वो सब क्यों, वो सब इसी वजह से। सो क्लास आई होप ये आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। सो अभी तक हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि इनका पॉलिनेशन कैसा हो रहा है और फर्दर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे हो रही हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्स एंड प्लीज़ स्प्रेड द लेक्चर जितना हो सके, सो दैट everyone can get a better knowledge. Okay, thank you class. So stay healthy and keep learning.